एडवाइस गुरु की तरफ से आज का ये विषय लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है? डाइवोर्स लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जिसके अंदर दोनों पति और पत्नी डाइवोर्स के लिए तैयार होते हैं और वो कोर्ट में जाकर म्यूचुअली डाइवोर्स फाइल करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जिसके अंदर एक पति या पत्नी में से कोई डाइवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे श्री विजय कुमार कौशल जी, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और हमारे legaladviceguru.com के सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं। तो आइए अब हम स्वागत करते हैं विजय कुमार कौशल जी का अपने स्टूडियो में और उनसे जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाइवोर्स लेने के क्या प्रावधान हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड्स दे रखी हैं जिसके ऊपर ही डाइवोर्स मिलता है। इसमें पहले आ जाता है एडल्ट्री, फिर आ जाता है क्रूएल्टी, उसके बाद डिजर्शन आ जाती है ग्राउंड, कन्वर्शन इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स। बीमारियों को लेके 2-3 ग्राउंडें हैं, जैसे इंसैनिटी है, लेप्रोसी है, वेंट्रियल डिजीज है और रिनंसिएशन। कोई आदमी साधु बन जाता है, दुनिया को छोड़ देता है, उसको प्रिज्यूम टू बी डेड माना जाता है। देन प्रिजम्पशन ऑफ डेथ इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर टेकिंग ए डिवोर्स। ये भी एक ग्राउंड है। जो एडल्ट्री का हम ग्राउंड लेते हैं उसमें आइदर ऑफ द स्पाउस, दोनों में से कोई भी पति या पत्नी वो किसी और पुरुष से, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे संबंध बनाता है। इसमें जो और रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो रिक्वायरमेंट ये होगी कि मैरिज उस समय दोनों की सबसिस्ट करनी चाहिए, दोनों की मैरिज होनी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब ही ये इल्जाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारे पास या किसी भी पार्टी के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है इस एलिगेशन की सपोर्ट में, तो उसको यह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस इल्ज़ाम लगाने के बाद अगर कोर्ट में इसको हम प्रूव ना कर सकें तो ये दो धारी तलवार बन जाता है। जो आदमी इल्ज़ाम लगाता है और प्रूव नहीं कर सकता तो ये ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी फॉर द अपोजिट पार्टी बन जाता है। इसलिए जब भी हम इस इल्ज़ाम को लगाएं, सोच समझ के लगाएं, अगर एविडेंस नहीं है तो ना लगाएं। तो सर, मेरा ये सवाल है आपसे, अगर पति और पत्नी सेपरेटेड हैं तो क्या पति किसी और के साथ संबंध बना सकता है? क्या उसको अडल्ट्री माना जाएगा? जी हाँ, ये क्लियर कट ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री बनती है। भारत में ज़्यादातर डाइवोर्स की जितनी भी पिटीशन डल रही हैं उनकी मेन ग्राउंड क्रूएल्टी होती है। अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन डाली है तो हस्बैंड एलिगेशन लगाएगा क्रूएल्टी का ऑन दी वाइफ। अब देखने और सुनने में आता है कि वो वाइफ के ऊपर किस तरह का एलिगेशन लगा सकता है कि क्रूएल्टी क्या होती है। क्रूएल्टी एक तो फिजिकल होती है, एक मेंटल होती है। जो लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है उसके मुताबिक जो मेंटल क्रूएल्टी है इट इज़ मोर सीवियर फॉर्म। जैसे कि आप एलिगेशन लगा सकते हैं पत्नी के ऊपर भी वो मेंटली हरास करती है, बड़ों की, मेरे रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट नहीं करती और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो क्रूएल्टी है उसको ये माना जाता है कि जब पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो इस स्टेज पर पहुंच जाए कि जो आपस में उनका रहना एक तरह से नामुमकिन हो जाए, तो उसी क्रूएल्टी को क्रूएल्टी माना जा सकता है। अदरवाइज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा है कि क्रूएल्टी की डेफिनेशन दी नहीं जा सकती।
क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें क्रूअल्टी हो सकती हैं, जैसे कोई रिच आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है, उसके लिए क्रूअल्टी की डेफिनेशन और है, और एक पुअर पर्सन है, लेबरर है, उसके लिए वो चीज़ क्रूअल्टी, जो अमीर के लिए, जो रिच पर्सन के लिए, एजुकेटेड पर्सन के लिए, वो क्रूअल्टी का मायना गरीब के लिए नहीं होगा। ये जो क्रूअल्टी का मीनिंग है, इसका मतलब है जब भी पत्नी कोई झूठी कंप्लेंट कर दे पति के खिलाफ और पुलिस स्टेशन में उसको जाना पड़े और बार बार उससे पैसा मांगती रहे अननेसेसरी, ये भी क्रूअल्टी का पार्ट बन जाता है। क्रूअल्टी में एक बहुत ही बड़ा दायरा आ जाता है, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट जो है, जिसके नीचे डाइवोर्स मिलता है, इवन हिंदू मैरिज एक्ट ने भी क्रूअल्टी को डिफाइन नहीं किया है। तो सर, अभी तो हमने बात करी कि क्रूअल्टी के क्या क्या बेसिस हैं एक आदमी के लिए, कि एक औरत कैसे एक आदमी को परेशान करती है और वो क्रूअल्टी के बेसिस क्या हो सकते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्रूअल्टी के क्या बेसिस हैं एक औरत के लिए। जो इंडियन मैट्रिमोनियल लॉज बने हैं, दे मोस्टली फेवर दी औरत, वो ज़्यादातर स्त्री को की फेवर में ही बनाए गए हैं। जैसे कि 498A सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में, इसमें यह है कि एनी क्रूअल्टी डन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ और एनी अदर रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड टू द वाइफ। अब वाइफ जो जनरली हिंदुस्तान में डाइवोर्स फाइल होते हैं, उसमें यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हस्बैंड जो है वो हमसे ज़्यादा डॉरी की डिमांड करता है और कहता है कि आप दहेज में क्या लेके आए हो, या पति की जो माता है वो भी ये कहती है कि और हमें दहेज ला के दो, ठीक है ना, गाड़ी, बड़ी गाड़ी दो, छोटी गाड़ी दो। ये छोटी गाड़ी तो हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, जैसे उसको कुछ भी कहना, ये क्रूअल्टी बन जाती है। कोई गालियाँ निकालना, फिजिकल क्रूअल्टी भी होती है, मारना और ताने देना तरह तरह के। तो ये जो ग्राउंड्स हैं, ये क्रूअल्टी की औरत की फेवर में जाती हैं, जिस पे जनरली वो डाइवोर्स पिटीशन ले सकता है। अगर मान लो कि पति ने उसके ऊपर चरित्रहीन होने का दोष लगा दिया, तो ये दोष को बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी माना जाता है। दोष तो लगा दिया, अगर दोष प्रूव नहीं हुआ तो ये ग्राउंड जो है, इट इज़ ए गुड ग्राउंड फॉर द फीमेल, औरत के लिए अपना डाइवोर्स प्राप्त करने के लिए ये उसी की फेवर में ग्राउंड चली जाती है। अगर पति जो है बार बार उसकी औरत की, अपनी पत्नी की इंसल्ट करता है मार्केट प्लेस में, उनके रिलेटिव्स के सामने, तो ये भी क्रूअल्टी की ग्राउंड है। इनफैक्ट क्रूअल्टी क्या होती है, इट्स ए मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई भी आदमी आपकी माइंड पे, आपकी साइकोलॉजी पे आपको नीचा दिखाने की हमेशा कांस्टेंट कोशिश करता रहता है, तो इसको क्रूअल्टी माना जाता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो क्या वैसे ही क्रूअल्टी को प्रूव करने के लिए भी हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी केसेस होते हैं, पति ने पत्नी के ऊपर हाथ उठाया एक बंद कमरे में, तो क्या सबूत है पत्नी के पास कि उसके पति ने उस पर हाथ उठाया? वो कैसे इस चीज़ को प्रूव करेगी? देखो, जब भी पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, घर में कोई ना कोई तो होता ही है, आवाज़ सुन लेगा, देख लेगा, खिड़की से देख लेगा, तो वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे लड़की का भाई बहन हो, वो कोर्ट में आके इतना तो बता ही सकता है कि ये मारा गया। अगर जो उसकी पिटाई ज़्यादा कर दी गई तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, तो दैट विल आल्सो बिकम ए प्रूफ। और अगर थोड़ा मारा है जिससे कोई शरीर पे कोई चोट निशान नहीं है, तो जो ओरली जो देखा गया है किसी भी रिश्तेदार द्वारा, वो कोर्ट में आके गवाही दे सकता है कि इसने मेरे सामने मारा, फलानी तरीक को इतने बजे इस तरह से मारा, पहले गालियां दी या शराब पी के आया, या जो भी है, जो आंखों से देखा,
वो कोर्ट में आके बता सकता है। इट विल बी, इसी को हम जो क्रुएल्टी के फेवर में एविडेंस मानेंगे। इसके बाद डाइवोर्स के लिए जो तीसरी ग्राउंड आती है वो डिजर्शन की आती है। जो डिजर्शन का मतलब है भी कोई भी हस्बैंड और वाइफ जो छोड़ के दो अपने स्पाउस को अपने घर चला जाता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये भी काफ़ी डाइवोर्स में यूज़ किया जाता है। पत्नियां आमतौर पे देखा गया है कि वो किसी ना किसी, चाहे कारण कोई भी हो, वो अपने पति को डिजर्ट करके, छोड़ करके अपने मैके चली जाती हैं और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती। तो इसके लिए कानून के अंदर प्रावधान है कि वो कंजुगल राइट्स का हस्बैंड जो है वो केस डाल सकता है अपनी पत्नी के ऊपर, और पत्नी को पिटीशन में आके कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा भी वो क्यों छोड़ के गई है। अगर कंजुगल राइट्स उसके अलाउ भी हो जाए तो भी कानून में इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है कि वो वाइफ को कंपेल कर सके कि वो जरूर आके अपने पति के साथ रहना शुरू कर दे एज हस्बैंड वाइफ। तो इसलिए जो जाने का कारण है दैट इज इम्पॉर्टेंट। डिजर्शन शुड बी कोई पर्पस के लिए होनी चाहिए। अगर कोई घर में लड़की की या पत्नी की माता बीमार है, अगर उसके लिए जाती है तो दैट विल नॉट बी ए ग्राउंड। उसको डिजर्शन का कारण मतलब नहीं माना जा सकता, ग्राउंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, उसके पास कारण है जिसके लिए वो अपने घर में गई है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने हस्बैंड को डिजर्ट कर दिया है। तो इसलिए जो पति को छोड़ के जाने का कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है तो इसको ग्राउंड ऑफ डिजर्शन माना जाएगा, जिसके ऊपर, जिसकी बिना पे डाइवोर्स अलाउ किया जा सकता है। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट में कन्वर्शन को भी एक डाइवोर्स की ग्राउंड माना गया है। कन्वर्शन में अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले, मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस, इसमें अगर कंसेंट से अडॉप्ट करता है तो फिर ये ग्राउंड नहीं बनती। लेकिन अगर बिना किसी कंसेंट के, बिना इजाज़त के कोई भी स्पाउस अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ये भी एक अच्छी ग्राउंड है फॉर सीकिंग डाइवोर्स। डाइवोर्स लेने के लिए वो पति या पत्नी कोर्ट में जा सकती है। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे इंसैनिटी को भी एक ग्राउंड माना गया है डाइवोर्स लेने के लिए। इंसैनिटी का मतलब होता है कि पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, और ये जो अनसाउंड माइंड होता है ये इट शुड बी ऑफ परमानेंट नेचर, मतलब ये इनक्योरेबल होना चाहिए। अगर उसकी मानसिक स्थिति ये है जो कि ठीक हो की जा सकती है तो इसको हम इनक्योरेबल माइंड नहीं बोल सकते। अगर ये डिजीज, बीमारी जो है परमानेंट नेचर की है, इनक्योरेबल है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तब इंसैनिटी को भी एक ग्राउंड बनाया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स लेने के लिए। लेप्रोसी एक स्किन की डिजीज होती है जो इन्फेक्शियस होती है, नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होता है इससे। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको भी हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेने के लिए एक ग्राउंड बताया गया है। ये अगर डिजीज से कोई भी व्यक्ति इससे अफेक्टेड है, सफ़र कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी ग्राउंड बन सकती है टू टेक ए डाइवोर्स बाय आइदर ऑफ द स्पाउस। दोनों में से कोई पति या पत्नी इसका यूज़ कर सकता है, इसको प्रयोग में ला सकता है और डाइवोर्स की ये ग्राउंड बन सकती है। इसके बाद वेनरियल डिजीज़, ये जो डिजीज़ है ये भी इन्फेक्ट करती है, अगर इन्फेक्ट करती है अदर पार्टनर को, अदर स्पाउस को,
तो वेनरियल डिजीज को भी एक ग्राउंड बनाया जा सकता है। चाहे शादी हो चुकी हो, शादी के बाद ये डिजीज हो जाए, अगर ये डिजीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, दूसरी पार्टी को अफेक्ट कर सकती है, देन इट इज़ ए गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इसके बाद रिनंसिएशन भी ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है। रिनंसिएशन, इसका मतलब ये माना जाता, समझा जाता है कि वो सिविल नेचर में ही इज़ नो मोर अलाइव, वो एक तरह का दुनिया छोड़ के वो भगवान के रास्ते पे चले गए हैं और वो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाने के लिए दोबारा वापस नहीं आएंगे। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स विच इज़ ए गुड ग्राउंड फॉर टेकिंग डाइवोर्स। डाइवोर्स लेने के लिए ये अच्छी ग्राउंड मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जी मेरा पति तो साधु बन गया है, वो तो जंगलों में चला गया है, उसने कभी दोबारा वापस नहीं आना। तो ये भी एक हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड दी गई है जिसके ऊपर डाइवोर्स लिया जा सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे भी एक ग्राउंड है। अगर कोई भी स्पाउस लगातार 7 साल तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आती, ये नहीं पता चलता है वो लिविंग है या डेड है, तो इसको भी आधार बना के डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ उसकी वेट की जाती है, इंतज़ार किया जाता है 7 साल तक। अगर 7 साल तक उसकी कोई खबर नहीं है तो फिर ये भी एक ग्राउंड मानी जा सकती है और इसके ऊपर डाइवोर्स मिल सकता है। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो डाइवोर्स का केस है ये शादी के 1 साल बाद ही फाइल किया जा सकता है, 1 साल से पहले नहीं फाइल किया जा सकता। दिस इज़ आल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो ये है कि कई बार जो रिलेटिव्स होते हैं हस्बैंड या वाइफ के, वो आपस में मिल के समझौता कर लेते हैं और लिख लिखाई कर लेते हैं कि जो गलतियां पिछली हुई उसको माफ़, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, ये दोनों को इकट्ठा फिर दोबारा रहना शुरू कर दें। अगर ऐसी को लिख लिखाई हो जाती है तो फिर डाइवोर्स लेने के लिए जो क्रूअल्टी की ग्राउंड होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये हमें जब डाइवोर्स की पिटीशन डालते हैं उसमें स्पेशली लिखना पड़ता है कि ये जो क्रूअल्टी है इसको हमने कंडोन नहीं किया, देन ओनली ये जो केस है डाइवोर्स का मेंटेनेबल है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूअल्टी। थैंक यू। थैंक यू विजय कुमार कौशल जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं उम्मीद रखती हूँ हमारे दर्शकों के जितने भी सवाल थे, जितने भी डाउट्स थे कि किन तरीक़ों से डाइवोर्स लिया जा सकता है, उनके सवालों का जवाब उन्हें आज मिल गया होगा। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.legaladviceguru.com और अपनी क्वेरी आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।